Hello students, a very good morning to all of you. Students, basically once again एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है सॉलिड स्टेट के ऊपर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सेम वही बात, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं, मेरे द्वारा दी गई एजुकेशन का बेनिफिट लेते हैं, पर्सनली उन सबसे रिक्वेस्ट है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो आज क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं? बेसिकली आज आपको आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात यानी रेडियस रेशो इन आयनिक कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशो इन आयनिक कंपाउंड। तो आप इस नाम को 2 बार 3 बार बोलो ना, आयनिक कंपाउंड का रेडियस रेशो। आप फिर से बोल के देखिए, अगर आयनिक कंपाउंड आप बोल रहे हो तो मतलब आयन होगा ना। आयन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो पहले क्यों ना हम आयन के बारे में सीख लें। आयनिक कंपाउंड है क्या? ध्यान दीजिएगा, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? वैसा यौगिक जिसका निर्माण, सच कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ, वैसा यौगिक जिसका निर्माण आयनों से मिलकर होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। सच कंपाउंड विच इज मेड अप बाय आयंस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। जैसे आप देख लीजिए, NaCl का बात करें तो अभी कोई कहेगा इस NaCl में सर आयन कहाँ है? तो आप खुद बताइए, अगर इसको हम पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो सोडियम किस में टूटेगा? Na+ में, और क्लोरीन Cl-। जब परमाणु के ऊपर प्लस चार्ज होता है इसे क्या कहते हैं? केटायन। और जब माइनस चार्ज होता है इसे हम क्या कहते हैं? एनायन। और ये दोनों आपस में मिलकर कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? आयनिक कंपाउंड। यानी इस आयनिक कंपाउंड का मैं क्या निकालने जा रहा हूं? रेडियस रेशो, त्रिज्या अनुपात। देखिए यार, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि आप क्या सॉल्व करने जा रहे हो, क्या फाइंड आउट करने जा रहे हो। अधिकांश मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ समस्या ये होता है, वो पढ़ते जाते हैं पर चीजों को समझते नहीं हैं। आप समझिए, अगर क्वेश्चन कहता है आयनिक यौगिक का रेडियस रेशो, तो आयनिक यौगिक क्या है? सच कंपाउंड विच इज मेड अप बाय आयंस। और आयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, केटायन और एनायन। कोई स्टूडेंट कहे सर केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है? 10 सेकंड में समझ लीजिए। केटायन मान लीजिए सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, 10वीं से जानते हो, 2 8 1 लिखते हो, ये आपको पता है। अभी ये क्या है आपका? एटम। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अभी तो एटम है। और याद करें, आपको सिखा रखे हैं परमाणु उदासीन होता है। एटम इज न्यूट्रल, यानी जितना प्लस है उतना ही माइनस है इसके ऊपर। अब ये एटम प्लस माइनस बराबर है, यानी प्रोटॉन कितना? एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन कितना? 11। प्लस और माइनस बराबर है। अब क्या होगा? कोई भी
कोई भी एटम जो होता है वो अपने आप को स्टेबल बनाने का प्रयास करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप बताइए सभी तत्वों में कौन से तत्व सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलिएगा नोबल गैसेस, अक्रिय गैस। क्यों? क्योंकि उनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट सेल का ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, डीपली समझ लो ना, कंसेप्ट आसान हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। तीर के आगे लिख रहा हूं मतलब लॉस कर रहा है, अगर पीछे लिखता मतलब गेन करता। लॉस कर देगा, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना ही प्लस हो जाएगा। अब इस एटम के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, तो इसे आप क्या बोलोगे, केटायन। अब स्टूडेंट्स आगे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्या एटॉमिक नंबर चेंज हुआ या एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कितना है 11, पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इस 11 में से 1 निकल गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। और अगर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया तो अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना लिख दोगे, 2 8। तो केटायन क्या होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है यानी त्याग करता है, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना ही प्लस चार्ज उसके ऊपर लिख दिया जाता है, और इसी धन आवेशित कण को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं, केटायन। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको केटायन समझ में आएगा। अब बात करते हैं क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7। 10वीं से जानते हो, यही लिखोगे। वो 1s2 2s2 वाला भी कंसेप्ट लिख सकते हैं, पर काम चल रहा है, चलने में। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। ये अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, और स्टेबल बनाने का तरीका है, आउटर मोस्ट सेल में अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, अष्टक को पूरा करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा। कोई बोले सर कैसे पता चला एक्सेप्ट कर रहा है? अरे भाई तीर के पीछे लिखे हैं मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ तीर के आगे लिखे थे मतलब त्याग किया, बस यही कंसेप्ट। 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये 7 वाला किस में बदल जाएगा, 8 में। पर जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही इसके ऊपर माइनस हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 8 8। क्या आ जाएगा, 2 8 8। और स्टूडेंट्स इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही क्या बोलेंगे, एनायन। और अभी ये क्या है, एटम। कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं, पूछते हैं कि सर इस पे प्लस माइनस बताइए। प्रोटॉन कितना, 17 जो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितना 17, 2 8 7। तो आप ये बताइए कि क्या प्रोटॉन की संख्या बदल रही है? प्रोटॉन तो नहीं बदल रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो 287 जो था, ये जो 287 था, अब क्या हो जाएगा, 288 हम कह सकते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एनायन का। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब केटायन और एनायन आपस में कंबाइन कर गए तो कौन सा कंपाउंड बन गया, आयनिक कंपाउंड। और हमें इसी आयनिक कंपाउंड का क्या निकालना है, त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो। तो स्टूडेंट्स केटायन और एनायन और आयनिक कंपाउंड के बारे में हमें पता चल गया।
ध्यान दीजिए, आयनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड जिसका निर्माण आयनों से होता है, सच कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ आयंस, और सच कंपाउंड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। बेसिक डेफिनेशन। आयन कितने टाइप के? दो प्रकार के, धनायन यानी केटायन हो जाएगा और एनायन। केटायन क्या है? बोर्ड पे देख लो। जब कोई परमाणु, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिया जाता है। इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को केटायन कहते हैं। एनायन क्या है? ऋणायन, इसका उल्टा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उतना ही उस पर माइनस चार्ज लिख दिया जाता है। इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोला जाता है? एनायन। ये बेसिक बात थी। अब किसी के दिमाग में जाए, सर क्यों इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, क्यों इलेक्ट्रॉन का गेन किया, उसका जवाब सुन लीजिए। सभी परमाणु या सभी एटम या कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब मॉलिक्यूल बनाता है तो वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो अपने नज़दीकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन को प्राप्त करना चाहता है, नज़दीकी अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। इसी क्रम में वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो केटायन बन गया, गेन कर दिया तो एनायन बन गया, और दोनों कंबाइन हो गया तो आयनिक कंपाउंड बन गया। अब इस आयनिक कंपाउंड का रेडियस रेशो डायरेक्टली समझ लीजिए। डायरेक्टली स्टूडेंट्स, रेडियस रेशियो। कोई नोट मत कीजिएगा, आज की क्लास के लास्ट में आपको नोट्स बनाने के लिए तरीका बता देंगे, केवल समझ लीजिएगा, नोट्स मत कीजिएगा साथ साथ। रेडियस रेशियो क्या होगा आयनिक कंपाउंड का? रेडियस ऑफ केटायन यानी धनायन की त्रिज्या बटा में रेडियस ऑफ एनायन, यही कहलाता है त्रिज्या अनुपात। या R का मतलब रेडियस, C का मतलब केटायन तो प्लस, R का मतलब रेडियस, A का मतलब एनायन तो इस पर माइनस, रेडियस रेशियो। किसका फॉर्मूला हो गया? त्रिज्या अनुपात का। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात हमें क्या बतलाता है, हमें किसके बारे में नॉलेज देने की कोशिश करता है, या इससे हमें क्या क्या पता चलेगा? बेसिकली किसी भी आयनिक यौगिक में, किसी भी आयनिक यौगिक में जो धनायन होता है, किसी भी आयनिक यौगिक में जो केटायन होता है वो बहुत सारे एनायन से जुड़ा होता है। मतलब समझना, किसी भी आयनिक यौगिक में जो केटायन होता है यानी ये प्लस है तो आसपास बहुत सारे माइनस से जुड़ा होता है, या इस बात का उल्टा, जो एनायन होता है वो आसपास बहुत सारे प्लस से जुड़ा होता है। अगर ऐसा है तो तुम्हारा आयनिक यौगिक स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्लस और माइनस होगा, जितना ज्यादा प्लस और माइनस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा।
वैद्युतीय आकर्षण बल, यानी किसी आयनिक यौगिक में धनायन ये प्रयास करता है अधिकतम संख्या में ऋणायन से जुड़े, ऋणायन ये प्रयास करता है अधिकतम संख्या में धनायन से जुड़े, जिससे एक प्रबल आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। और बेसिकली जितना आयनिक यौगिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, त्रिज्या अनुपात यानी रेडियस रेशियो आपको बोला जाए, इसका डेफिनेशन क्या होगा? बड़ा सीधा सा जवाब समझिएगा। किसी आयनिक यौगिक के लिए, किसी आयनिक कंपाउंड के लिए रेडियस ऑफ केटायन यानी धनायन की त्रिज्या तथा रेडियस ऑफ एनायन यानी ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, उसी को रेडियस रेशो कहते हैं। The ratio of radius of cation to radius of anion in ionic compound is called radius ratio। किसी आयनिक यौगिक में धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को ही त्रिज्या अनुपात कहते हैं। R का मतलब रेडियस, C का मतलब केटायन प्लस है, R का मतलब रेडियस, A का मतलब एनायन माइनस है, तो क्या बन गया? रेडियस रेशियो। त्रिज्या अनुपात हमें क्या बतलाता है? रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो हमें जानकारी देता है आयनिक कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। द रेडियस रेशियो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड। और जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता चल जाए, उप सह संयोजन संख्या के बारे में अगर पता चल जाएगा, तो हम उसकी ज्योमेट्री के बारे में भी बता सकते हैं। यानी आयनिक यौगिक के लिए रेडियस रेशियो, आयनिक यौगिक के लिए रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात हमें उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, उप सह संयोजन संख्या के बारे में और साथ साथ उसकी ज्योमेट्री के बारे में जानकारी देता है। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है रेडियस रेशियो रूल। क्या बोला जाता है? त्रिज्या अनुपात नियम। अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सह संयोजन संख्या के बारे में कैसे पता चलेगा। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? जैसे आप देखो, जैसे ये बोले तो मैं आपसे बोलूं ये बीच वाला गोला, ये बीच वाला गोला कितने गोलों के संपर्क में है? एक इसके संपर्क में है, 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। तो एक छोटा सा डेफिनेशन, किसी सॉलिड में या आयनिक यौगिक में, किसी सॉलिड में या आयनिक यौगिक में एक अवयवी कण, किसी सॉलिड में या आयनिक यौगिक में एक अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन, आयनिक यौगिक होगा तो आयन हो जाएगा। किसी यौगिक में एक अवयवी कण या एक परमाणु निकटतम जितने परमाणुओं से जुड़े होते हैं, बीच वाला कितने से जुड़ा है? 2 से, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। यानी किसी सॉलिड में किसी विशेष अवयवी कण के निकटतम उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आयनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स,
अगर आयनिक कंपाउंड है तो निश्चित रूप से आयंस होंगे उसमें, और अगर आयंस होगा तो केटायन होगा और एनायन होगा। आयंस होगा तो केटायन होगा और एनायन होगा। आप ऐसे ही बताइए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये प्लस है, इसके बगल में माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसी प्रकार ध्यान देना स्टूडेंट, ये माइनस जुड़ा है। तो आप ये बताइए कि इस केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। समझ लेना कंफ्यूजन नहीं। आप बताइए इस केटायन से कितने एनायन जुड़े? 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। ये आपको पहचानने आना चाहिए। अगर एनायन कितना जुड़ जाता, अगर 6 एनायन जुड़ जाता तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता? 6। पहचानिए, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस और आपका 6 माइनस। इस प्लस से कितना माइनस जुड़ा है? ध्यान देना, इस प्लस से 6 माइनस जुड़ा है। देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये प्लस हम ले लें, 1 माइनस, 2 3 4 5 6 7 8, कितने माइनस जुड़ गए? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। तो अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे, इस कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे, उप सहसंयोजन संख्या के आधार पे हम आयनिक कंपाउंड का, स्टूडेंट कुछ लिखना नहीं है, सब नोट्स आपको मिल जाएगा, मन भर समझ लो। बहुत अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन के लिए जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे इस आयनिक कंपाउंड का क्या बता सकते हैं? ज्योमेट्री या शेप बता सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसके आधार पे बताएंगे? रेडियस रेशो के आधार पे। सब बातें जुड़ी हैं, देखना। त्रिज्या अनुपात की सहायता से, रेडियस रेशो की सहायता से किसी आयनिक कंपाउंड का क्या बता सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर की सहायता से उसकी ज्योमेट्री या शेप को बतला सकते हैं। तो इसे बोला जाता है रेडियस रेशो रूल, त्रिज्या अनुपात नियम। अब हम ये सीखेंगे कैसे त्रिज्या अनुपात नियम की सहायता से, कैसे रेडियस रेशो रूल की सहायता से, या त्रिज्या अनुपात r प्लस r माइनस का जो निकल कर आता है उसकी सहायता से कैसे ज्योमेट्री को बतलाया जाएगा। क्या ज्योमेट्री होगा? एक चार्ट होता है, मैं उसके जरिए बता दूंगा। तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे रेडियस रेशो की सहायता से, यानी r प्लस r माइनस रेडियस रेशो, कैसे रेडियस रेशो की सहायता से हम कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सह संयोजन संख्या बताएंगे, कैसे उप सह संयोजन संख्या के आधार पर शेप ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप देख लीजिए, एक चार्ट है जो बेसिकली आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए, याद करना चाहिए। रेंजेस ऑफ रेडियस रेशो, रेंज का मतलब परास, रेडियस रेशो त्रिज्या अनुपात, यानी त्रिज्या अनुपात का परास
रेंजेस ऑफ रेडियस रेशो वैल्यू एंड ज्योमेट्री ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ज्योमेट्री का मतलब आकृति। अब आपको क्या याद रखना है क्वेश्चंस करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सही तरह से सॉल्व करने के लिए याद रखना होगा लिमिटिंग रेडियस रेशो, सीमांत त्रिज्या अनुपात, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या, शेप ऑफ क्रिस्टल यानी आकृति और एग्जाम्पल। यदि कभी आप सॉल्व करते हो केटायन और एनायन का यानी R प्लस और R माइनस का, केटायन और एनायन का रेडियस रेशो आपका 0.155 से, ध्यान देना 0.155 से 0.225 के बीच का, कोई इसको माइनस मत समझ लेना, ठीक है। 0.155 से 0.225 के बीच का होगा तो आप सीधे क्या बोल दोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 3 आ गया। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो शेप कैसा होगा प्लेनर ट्रायंगुलर। शेप कैसा होगा प्लेनर ट्रायंगुलर, हिंदी में त्रिकोणीय समतलीय। एग्जाम्पल में बोरोन ऑक्साइड BO3-3 Bn। अगर आप सॉल्व करते हैं रेडियस रेशो का रेंज कितना आ गया 0.225 से लेकर 0.414 के बीच का आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलेंगे 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो शेप कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। और एग्जाम्पल ZnS, ZnO, CuCl, CuBr, SiO4 -4। ये कुछ है जो आप बार बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चंस में काम आता है। अगर रेडियस रेशो का वैल्यू 0.414 से, ध्यान देना 0.414 से 0.732 आ जाए, 0.414 से 0.732 तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। शेप कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल NaCl, AgF, AgCl, AgBr। एग्जाम्पल देखें, एक क्वेश्चन करा रहे थे NaCl, उसमें सीधे बता दिए थे कि ऑक्टाहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, वो यही से। अगर आपका रेडियस रेशो 0.732 से 1 हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। शेप कैसा होगा घनीय क्यूबिक। एग्जाम्पल CsCl, CsBr, TiCl, TiBr। आपको नोट नहीं करना है, केवल ये माइंड में रखना है। क्या माइंड में रखोगे 0.155 से 0.225। जब आप खुद लिख के करेंगे तो ये आपके माइंड में आ जाता है। 0.155 से 0.225 तक हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ट्रायंगुलर बनता है ना, तो ट्रायंगुलर शेप होगा प्लेनर ट्रायंगुलर। अगर 4 हो गया 0.225 से 0.414, ऐसे भी देख लो लास्ट में 4 आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो शेप क्या होगा 4 के लिए टेट्राहेड्रल होता है। 0.414 से 0.732 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, आपको बता चुके थे अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 0.732 से 1.000 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8 इस रेडियस रेशो रेंज के लिए। तो शेप कैसा हो जाएगा क्यूबिक शेप। ये आपको याद रखना होगा। अभी आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे, लास्ट में मैं आपको नोट्स दूंगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे तो अपने आप आपके माइंड में रहेगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या काम करते हो, 10 मिनट का अभी देख लोगे, 10 मिनट बाद देखोगे, फिर बाकी का शाम में देखोगे, फिर सोचोगे नहीं यार अब नींद आ रही है चलो अब सो जाते हैं। तो ऐसे नहीं, पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है आप एक ही बार में
कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स को देखा करें ताकि सारी बातें आपके माइंड में रहेंगी, तब आपको आसान लगेगा। तो आज की क्लास में अभी मैंने क्या पढ़ाया, मैंने सबसे पहले रेडियस रेशियो आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड है तो आयन से मिलकर बना होगा। आयन कितने प्रकार का बोलो? 2 प्रकार का, केटायन और एनायन। केटायन किसे कहते हैं? धनायन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो जितना लॉस करता है उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल केटायन हो गया। एनायन क्या होगा? इसका उल्टा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जितना गेन करेगा उसके ऊपर उतना ही माइनस आ जाएगा, उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एनायन बोलेंगे। दोनों आपस में कंबाइन हो गया, आयनिक कंपाउंड बन गया। अब त्रिज्या अनुपात क्या है? धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या। रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो होता है वही रेडियस रेशियो होता है। अब स्टूडेंट्स, रेडियस रेशियो के वैल्यू के आधार पे, रेडियस रेशियो के वैल्यू के आधार पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जाता है और कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे आयनिक कंपाउंड का शेप बताया जाता है। इस नियम को बोला जाता है त्रिज्या अनुपात नियम, रेडियस रेशियो रूल। इसके आधार पर एक चार्ट का निर्माण किया जाता है जिससे शेप्स बता दी जाती है। जैसे देखिए 0.155 से 0.225 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 प्लेनेट ट्रायंगुलर, 0.225 से 0.414 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो ऑक्टाहेड्रल, 8 हो गया तो क्यूबिक। अब स्टूडेंट्स, ये जानने के बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करूंगा। आज के जितने टॉपिक्स हैं बेसिकली कंपटीशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक कई बार आपसे पूछ देता है, किसके बारे में? रिक्ति के बारे में। पिछले लेक्चर में बताए थे रिक्ति कितने प्रकार का? आइडियली 2 प्रकार का हम लोग बोलते हैं, पर 3 प्रकार का आपको बताया। एक त्रिकोणीय रिक्ति, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। तो पढ़ते कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर कभी आपको बोल दे कि इस कंपाउंड में, इस आयनिक कंपाउंड में या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में या एफसीसी में, मेरी बात समझना, लिखवा तो देंगे अब इसके बाद, पर पहले समझ। यदि आपको बोल दें क्यूबिक क्लोज पैकिंग में या एफसीसी में या एचसीपी में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, कितना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, मैं उस कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो समझते हैं कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? देखिए, लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन क्रिस्टल, यानी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बताइए एफसीसी संरचना है, दिमाग तक बात पहुंचे। एफसीसी है, बीसीसी है, एससीसी है, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। तो लोकेशन ऑफ वॉइड इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में रिक्तियों की स्थिति तो समझते हैं। मान लीजिए यदि आपको बोल दे, समझिएगा, यदि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या सीसीपी, याद हो गया होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कणों की संख्या, लीजिए इंग्लिश में लिख देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाए? n हो जाए। याद रखना, आप ऐसे ही देख लो। लीजिए हम यहां कर देते हैं एग्जाम्पल,
FCC में कितना एटम्स होता है, याद है ना? एटम्स कितना हो गया, 4। FCC में अगर एटम 4 है यानी FCC के लिए n का वैल्यू कितना हो गया, 4। मेरी इस बात को याद रखिएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कणों की संख्या यदि n है तो एकदम याद रखना, नंबर 1 बात ऑक्टा हेड्रल वॉइड कितना होगा, जितना पार्टिकल होगा, जितना कण होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी n हो जाएगा। परंतु स्टूडेंट्स टेट्रा हेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2n यानी ऑक्टाहेड्रल का डबल, जितना परमाणु है उसका डबल। हिंदी में देख लो, ऑक्टाहेड्रल अभी लिखे हुए हैं, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं, अष्टफलकीय, और टेट्राहेड्रल को चतुष्फलकीय कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे करें, बताइए FCC संरचना में या क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचना में कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, तो आप खुद से बता दो कितना परमाणु होता है। FCC में 4 परमाणु होता है, तो 4 परमाणु है यानी n का वैल्यू 4 हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, n के बराबर यानी कितना, 4। इसी प्रकार टेट्रा हेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2n होता है, n का मान कितना आ गया, नंबर ऑफ एटम 4, तो कितना होगा ये, 8 हो गया। अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए कि FCC संरचना में टोटल कितना रिक्ति आया, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वाला, 8 टेट्राहेड्रल वाला, टोटल के लिए क्या बता सकते हो, 12 रिक्ति हो गया, यानी CCP में कितना रिक्ति हो गया, 12। तो कंसेप्ट क्या था, फिर से माइंड में रख लो, कभी आपसे पूछेगा कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितनी रिक्ति होगी, कौन सी कितनी रिक्ति होगी, यानी रिक्त स्थान कहाँ कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, तो आप किसके पास जाओगे, परमाणुओं की संख्या के पास, कणों की संख्या के पास। यदि HCP CCP में कणों की संख्या n है तो जितना कण का संख्या उतना अष्टफलकीय रिक्ति। टेट्राहेड्रल के लिए कणों की संख्या में 2 का गुणा कर दोगे, लिखना नहीं है, सब कुछ आपको लिखा मिल जाएगा। तो कोई कहे बताओ FCC में कितना होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा। कंपटीशन में कई बार पूछा है, उस समय लड़के सोचते हैं अरे सर ने ये पढ़ाया नहीं, आप याद तो कीजिए। स्टूडेंट्स, चैप्टर समाप्त करने में मुझे लेट हो सकता है, पर एक छोटे से छोटा पॉइंट भी मैं आपका कवर करूंगा कि जब आप पढ़ें, जब आप कंपटीशन में बैठें तो आप याद करें कि किसी बेहतर टीचर ने ईमानदारी से आपको पढ़ाया है। तो इस ईमानदारी का परिणाम केवल आप हमें ये दें कि आप इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मैक्सिमम शेयर करें, और जब आप हमसे कोचिंग में मिलें तो आप हमें ये कहें कि सर सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा दिया है, मुझे कंसेप्ट क्लियर है, अब केवल एक बार रिवाइज करा दीजिए, या प्रयास करो बार बार देख लो तो दोबारा पढ़ाना ही ना पड़े। पर हम जानते हैं सब स्टूडेंट तो देख नहीं रहे होंगे, तो उनके लिए तो रिपीट करना ही पड़ेगा। FCC में आपसे बोले ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो आप अपने आप से पूछिए FCC तुम्हारे पास कितना परमाणु है, 4 है, यानी नंबर ऑफ एटम का वैल्यू n हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना हो गया, 4। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का 2 गुना होता है, 2 का मल्टीप्लाई 8, टोटल कितना वर्ड, 8 और 4 जोड़ दो 12। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के ऊपर अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछता है।
और स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करते हैं, वर्ड के कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है, देख लो। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स, यानी एक कंपाउंड का निर्माण 2 एलिमेंट्स से हो रहा है। कौन कौन से? एक्स एंड वाई। एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई मेक्स सीसीपी। ध्यान देना, इससे पहले सीसीपी और एससीपी के बारे में बताएं। यानी जो वाई एलिमेंट का परमाणु है वो क्या बनाता है? सीसीपी। दोज ऑफ एलिमेंट एक्स, एक्स वाला केटायन तो वाई वाला केटायन, ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? यानी वाई वाला सीसीपी में मौजूद है और एक्स वाला जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या है उसको ढक देता है, तो आपसे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कहता है। हिंदी में भी लिख रखे हैं, किसी को कंफ्यूजन ना हो। एक यौगिक दो तत्व एक्स तथा वाई से मिलकर बना है। तत्व वाई के परमाणु सीसीपी में है तथा तत्व एक्स धनायन के परमाणु समस्त अष्टफलकीय रिक्ति को घेरते हैं। एक्स वाला ऑक्टाहेड्रल को ढक रहा है, तो जितना ऑक्टाहेड्रल होगा उतना ही एक्स होगा। ये बात तो फिक्स हो गई, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय को कौन ढक रहा है? एक्स। तो जितना ऑक्टाहेड्रल होगा उतना ही एक्स होगा। अब हम वाई की बात करते हैं। आप में से कुछ लोग तो आंसर भी दे सकते हैं, अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मान लेते हैं सीसीपी में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में वाई एटम्स का संख्या नंबर कितना माने? एन। तुम में से कोई बोले सर क्यों एन माने? ये सवाल ने मुझे कह दिया कि वाई एटम किस में है? सीसीपी में। सीसीपी में होगा तो एन होगा ना, आपको फॉर्मूले में भी बताया था। अब अगर वाई एटम एन आ गया सीसीपी में, तो आपसे हम बोले नंबर ऑफ ऑक्टा, ध्यान देना, हेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति भी कितना हो जाएगा? एन। अगर टेट्राहेड्रल बोलते तो 2n हो जाता है। फिर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न से कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन से यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड n हो गया, वाई एटम की संख्या कितना हो गया? सीसीपी में है तो n हो गया। यानी यहां से दूसरे शब्दों में वाई एटम किसके बराबर मान लीजिए? n के बराबर, और n किसके बराबर आ गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बराबर। फिर से देख लें, यहां सीसीपी का जिक्र किया था क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। मैंने मान लिया कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में मेरा कितना परमाणु है? n परमाणु है। जितना परमाणु होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही n, उतना ही y परमाणु। अभी तक ये पता चला। फिर क्वेश्चन कहता है x के परमाणु समस्त अष्टफलकीय रिक्ति को घेरते हैं। यानी यहां पर कहता है दोज ऑफ एलिमेंट x, एटम्स ऑफ एलिमेंट x किसको ऑक्यूपाई कर रहा है? घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टा हेड्रल वर्ड को। और आप बताइए ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना है? n। तो x का संख्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x
जितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड उतना ही हो जाएगा n। तो अब स्टूडेंट्स आप खुद समझ लीजिए, x परमाणु भी n आ गया और हमारा y परमाणु भी, x परमाणु भी n आ गया और y परमाणु भी n आ गया। रेशियो ऑफ परमाणु x परमाणु y n/n, दूसरे शब्दों में 1/1, यानी फॉर्मूला कंपाउंड का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x की संख्या 1 y की संख्या 1, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा x y। जो लोग ध्यान से नहीं समझोगे कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हर पॉइंट पे समझना जरूरी है। सीसीपी कहा था और बोला सीसीपी में y परमाणु है, तो मैंने मान लिया कि y परमाणु की संख्या कितना n, जितना परमाणु है n उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, ये कंसेप्ट है। y एटम n के बराबर, n ऑक्टाहेड्रल के बराबर। फिर सवाल ने कहा जितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड है उसको x ढक रहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को x ढक रहा है, तो कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, n है, तो x का वैल्यू भी कितना n, y का वैल्यू भी n, दोनों का रेशो लोगे कट जाएगा, यानी फॉर्मूला x1 y1 या xy। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। और स्टूडेंट्स इसी कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन देखें। तत्व B के परमाणु HCP जालक बनाते हैं, यानी जो B एटम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है। तत्व A के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2/3 पार्ट घेरते हैं, यानी जितना चतुष्फलकीय रिक्ति है उसका 2/3 भाग घेरेंगे। तत्व A तथा B से बने यौगिक का सूत्र बताएं। अगर पहला क्वेश्चन समझे हो तो कर सकते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म्स HCP लैटिस। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स सीधे लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B, यानी B परमाणु कितना HCP में है तो मान लेते हैं n, HCP में है तो क्या मान लेता हूं, n मान लेता हूं। अब स्टूडेंट अगर ये HCP में है n है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा n, पर क्या मुझसे ऑक्टाहेड्रल बोला है, नहीं बोला है, मुझसे टेट्राहेड्रल कहता है। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जितना परमाणु होता है उसका दोगुना होता है, 12, आज ही की क्लास में बताए हैं। अब सवाल कहता है कि जितना टेट्राहेड्रल वॉइड है, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल कहता है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग घेरते हैं किसके परमाणु, A के परमाणु। एटम ऑफ A कवर्स 2/3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी ये इंपॉर्टेंट था। परमाणु A की संख्या, यानी जितना A परमाणु है कितना होगा, जितना टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 हिस्सा होगा। तो यहां से नंबर ऑफ A एटम्स
2/3 गुणे टेट्रा हेड्रल वॉइड 2/3 इंटू 2n 4n/3। ये किसका संख्या आ गया? ए परमाणु का, यानी ए परमाणु का संख्या इतना आ गया और बी परमाणु का संख्या कितना है? n है। तो अनुपात ले लीजिए, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ए और बी का अनुपात। ए का कितना? 4n/3 और बी का कितना है? n है। कट जाएगा, सॉल्व कीजिएगा। 4 यानी ए और बी का कितना रेशो आ गया? 4:3। ध्यान दीजिएगा, ए और बी का कितना आ गया? 4:3। यानी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, ए कितना? 4, बी कितना? 3। यानी क्या फॉर्मूला हो जाएगा? A4B3। क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स? A4B3। फिर से देख लो, नंबर ऑफ एटम बी इन एससीपी, ये मान लिए कि n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होगा। इससे भी मतलब नहीं, पूछा नहीं, रिवीजन के लिए बता दें। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2n हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है परमाणु A, जितना परमाणु A है वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 है। तो परमाणु A की संख्या टेट्राहेड्रल वॉइड में 2/3 से गुणा करें। 4n/3। सूत्र बनाना है, अनुपात लोगे A और B का, n से n कट जाएगा, अनुपात कितना? 4:3। यानी A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 3। सूत्र हो जाएगा A4B3। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन देखिए। इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द एटम्स ऑफ ए एंड बी आर अरेंज एज फॉलो। किसी क्रिस्टलीय ठोस में ए और बी परमाणु निम्नलिखित तरीके से व्यवस्थित है। एटम ए अरेंज इन सीसीपी एरे, यानी परमाणु एक सीसीपी संरचना में व्यवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, ए परमाणु सीसीपी में है। एटम बी ऑक्युपाई, जो परमाणु बी है, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों को, एंड हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी अष्टफलकीय को पूरा का पूरा बी वाला भर देगा और आधा टेट्राहेड्रल को। तो कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या आप सोचकर बता सकते हो? यार अगर आप क्लास में होते और यकीन तौर पे अगर आप सभी क्लास में प्रेजेंट होते तो 2 क्वेश्चन बताने के बाद तीसरे का आंसर आप लोग खुद दे सकते थे। आइए देखते हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करें, लेट परमाणु एक सीसीपी संरचना व्यवस्थित है। नंबर ऑफ एटम्स ए सीसीपी में मान लेते हैं कितना है? n है। हर बार यही मान रहे थे और आपको आज ही की क्लास में बताया था, जितना परमाणु होता है ऑक्टा हेड्रल वॉइड उतना ही होता है, पर टेट्रा हेड्रल वॉइड उसका 2 गुना होता है। ये नीचे वाला बात हम जानते हैं। अब प्रश्न से, क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटम बी ऑक्युपाई नंबर ऑफ एटम्स बी, परमाणु बी ऑक्युपाई करता है सभी ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों को। यानी अष्टफलकीय रिक्ति कितना हो गई? n हो गई। यानी परमाणु बी कितना होगा? n तो होगा और साथ साथ प्लस
हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी अष्टफलकीय को पूरा का पूरा घेर लिया ऑक्टाहेड्रल, और लीजिए हम यहां पर लिख देते हैं ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और क्या करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का आधा घेरता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है, टेट्राहेड्रल 2n/2 n प्लस n कितना आ गया, 2n आ गया। तो आप ऐसे ही समझ लो, अगर a वाला n है, b वाला 2n है, a का संख्या 1 होगा तो b का संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो फॉर्मूला कंपाउंड का सीधे A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, या AB2। क्या कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा, AB2। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, जिन्हें थोड़ा भी डाउट हो। CCP में है नंबर ऑफ एटम n होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना परमाणु उतना ही n, टेट्राहेड्रल 2n। क्वेश्चन कहता है परमाणु B की संख्या कितनी है, जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड n हो गया, और टेट्राहेड्रल वॉइड का आधा 2n को 2 से भाग दे दिए, तो नंबर ऑफ एटम B कितना आ गया, 2n। ये n ये 2n, A और B का रेशियो ले लो, n और 2n कितना, 1:2, यानी A1 और B कितना, 2, AB2। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और आपके कंपटीशन को आसान बनाते हैं। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एमजीओ क्रिस्टल की संरचना और धनायन की उप सहसंयोजन संख्या बताइए। यानी क्वेश्चन कहता है प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एमजीओ क्रिस्टल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन। और आपको दिया क्या है, रेडियाई ऑफ केटायन एंड एनायन आर 65 एंड 140 पिकोमीटर। आर प्लस का वैल्यू 65 पिकोमीटर, चेंज नहीं करने की जरूरत है क्योंकि रेशियो लेना है। आर माइनस का मतलब एनायन का वैल्यू 140 पिकोमीटर। रेडियस रेशियो ले लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं इससे, पर अगर कंसेप्ट आता है तो आर प्लस आर माइनस 65 ये 140। 65 को आप डिवाइड कर दीजिए 140 से। 65 को 140 से डिवाइड करने के बाद आप ये देखेंगे किसके बीच में इसका वैल्यू आता है। डिवाइड करने पर 0.464 आ गया। कितना वैल्यू आ गया, 0.464 करके देखिएगा। तो ये वैल्यू किसके बीच में आ रहा है, ये वैल्यू 0.414 से 0.732 के बीच में है। अब ये चार्ट देख लो जो बनवाए, 0.464 आ गया, रेडियस रेशियो का वैल्यू तो किसके बीच में आया, 0.41 से 0.732 के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, और शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ये सब क्वेश्चन खूब पूछते हैं कंपटीशन में भी, बोर्ड्स में भी। आर प्लस का वैल्यू दिया, आर माइनस का वैल्यू दिया, आपने सॉल्व किया, 0.464 आ गया। किसके बीच का है, 0.41 से 0.732 के बीच का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ज्यामिति क्या होगा, अष्टफलकीय ज्यामिति। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। और आप लोग तो वीडियो को पॉज करके भी नोट्स कर सकते हैं, जहां भूलो बार बार बैक कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग।
और स्टूडेंट्स इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लीजिए सेम ऐसे ही। NaCl क्रिस्टल की संरचना और धनायन की उप सहसंयोजन संख्या बताएं, जिसमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्याएं कितना है, 0.95 एंगस्ट्रॉम और 1.81 एंगस्ट्रॉम। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ cation इन विच रेडियाई ऑफ cation एंड एनायन दिया है। तो आप सीधे लिख लीजिए R प्लस बराबर 0.95 एंगस्ट्रॉम। उम्मीद है एंगस्ट्रॉम का मतलब याद होगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर कराए थे। R माइनस कितना दे दिया, 1.81 एंगस्ट्रॉम। रेशो ले लो 0.95 एंगस्ट्रॉम 1.81 एंगस्ट्रॉम, ये तो कट ही जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 0.524 कितना आ जाएगा, 0.524। अब देख लो किसके बीच का है, 0.414 से 0.732 के बीच का है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। जरूरी नहीं है कि सब इतने में ही आए, अगर इसके बीच का होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऊपर वाले के बीच का होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि बिल्कुल भी डाउट ना रहे। पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से करो ना, हालांकि मैं सॉल्व करा रहा हूं पर खुद से करो। ZnS क्रिस्टल में संरचना और धनायन की उप सहसंयोजन संख्या बताइए, जिसमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्याएं इतना दे दिया। सेम वही है, ZnS क्रिस्टल है तो केटायन क्या होगा, Zn+2 होगा, और एनायन क्या होगा, S-2 होगा। दोनों का रेडियस दिया है, आपको सॉल्व करना है। खुद से करो, वीडियो को पॉज करके खुद से कर लो पहले 2 मिनट, फिर उसके बाद देखना। ईमानदारी से पॉज करोगे ना। चलिए मैं बता, कितने लोग तो नहीं करोगे, 90% लोग नहीं करोगे, वो इंतजार करोगे कि सर कर। देखिए R प्लस है 0.74 एंगस्ट्रॉम, R माइनस है 1.84 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर रख दीजिए फॉर्मूला 0.74 एंगस्ट्रॉम 1.84 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करें। सॉल्व कीजिए इसको। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.402। किसके बीच में है, 0.225 से 0.414 के बीच का है, 402। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, और शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। देख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा और शेप आपका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। मिला लीजिए स्टूडेंट्स। उम्मीद है क्लियर होगा सबको। स्टूडेंट्स जितने लोग कमेंट सेक्शन में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं,
उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब आप लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और एक अंदर से एनर्जी आती है कि फॉर दिस स्टूडेंट आई हैव टू डू समथिंग, इन विद्यार्थियों के लिए कुछ किया जाए। तो अपने कमेंट्स जैसा भी लगता है ज़रूर लिखा करें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करो। अब आपके नोट्स के लिए जो इससे पहले थ्योरी लिया था उसे करवा देते हैं, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नोट्स बनाते हैं उनके लिए देख लीजिए। रेडियस रेशो इन आयनिक कंपाउंड। डेफिनेशन, आयनिक ठोसों में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। इंग्लिश में, द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज रेडियस रेशो ऑफ आयनिक सॉलिड। फॉर्मूला देख लीजिए। रेडियस रेशो, रेडियस ऑफ केटायन बटा में रेडियस ऑफ एनायन, आर प्लस सी बाय आर माइनस। कुछ और नॉलेज दिए थे जो आपको बता भी रहे थे। त्रिज्या अनुपात की सहायता से हम क्रिस्टलों में धनायन या ऋणायन की कोऑर्डिनेशन नंबर को बता सकते हैं। अतः त्रिज्या अनुपात से ही आयनिक क्रिस्टल में जालक की संरचना का पता चलता है। इसे त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। फिर इसके बाद एक और पॉइंट, यदि त्रिज्या अनुपात अधिक होता है तो धनायन का आकार अधिक होगा एवं उप सहसंयोजन संख्या भी अधिक होगी। चार्ट में तुम देख लो, रेडियस रेशो अधिक है तो केटायन अधिक है। इंग्लिश में देख लीजिए, बाय रेडियस रेशो इन आयनिक क्रिस्टल वी नो अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन और एनायन, सो बाय रेडियस रेशो वी नो अबाउट शेप ऑफ लैटिस इन आयनिक क्रिस्टल। दिस इज कॉल्ड रेडियस रेशो रूल। अब उस चार्ट को आप लोग देख लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ रेडियस रेशो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड रेडियस रेशो इफेक्ट। यानी किसी आयनिक क्रिस्टल में उप सहसंयोजन संख्या तथा आकार ज्ञात करने में त्रिज्या अनुपात के प्रभाव को त्रिज्या अनुपात प्रभाव कहते हैं। यानी आयनिक क्रिस्टल में जो रेडियस रेशो का रोल है उसे रेडियस रेशो इफेक्ट कहते हैं। चार्ट को देख लीजिए, हालांकि बोर्ड से आप लोग बना चुके होंगे। चलिए, इस तरह साफ नहीं आ रहा है, ऐसे देख लीजिए। देख लीजिए स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ रेडियस रेशो वैल्यू एंड ज्योमेट्री ऑफ आयनिक क्रिस्टल। त्रिज्या अनुपात परास तथा आयनिक क्रिस्टल की ज्यामिति। इसमें स्टूडेंट्स यदि रेडियस रेशो बताए हैं 0.155 से 0.225 के बीच में हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। प्लेनर ट्रायंगुलर शेप एग्जाम्पल BO3 माइनस BN। यदि रेडियस रेशो 0.225 से 0.414 के बीच का हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शेप टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल ZnS ZnO CuCl CuBr SiO4। इसी प्रकार 0.414 से 0.732 हुआ तो 6 हो जाएगा। शेप ऑक्टाहेड्रल एग्जाम्पल NaCl AgF AgCl AgBr। और लास्ट में यदि रेडियस रेशो 0.732 से 1.00 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 शेप इसका क्यूबिक होगा CsCl CsBr CSI TiCl TiBr एग्जाम्पल होगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। इसके बाद लास्ट में एक और टॉपिक पढ़ाए थे, क्रिस्टल में रिक्तियों की स्थिति। देख लीजिए, नोट्स बनाना होगा तो
निबिड़ संकुलित संरचना सीसीपी और एससीसीपी में यदि संकुलन में n गोले परमाणु या आयन है तो अष्टफलकीय रिक्ति n होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति 2n होगी। फिर वही एग्जाम्पल, सीसीपी या एफसीसी में एकक कोशिका में 4 परमाणु हैं, इसलिए अष्टफलकीय रिक्तियां तथा चतुष्फलकीय रिक्तियां 8 होंगी। सीसीसीपी में प्रति एकक कोशिका रिक्तियों की कुल संख्या 8 चतुष्फलकीय होगा और 4 अष्टफलकीय, टोटल 12। फाइनली जो कंसेप्ट आया, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निबिड़ संकुलन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2 गुणे अष्टफलकीय रिक्ति। बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर किए हैं, केवल नोट्स के लिए आपको दिखा दे रहे हैं, समझ आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम के देख लो। इन अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर नंबर ऑफ स्फीयर्स आर n, दैट इज n एटम और मॉलिक्यूल और आयंस आर प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो गया n, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया 2n। क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम 4 होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएगा। टोटल वॉइड का संख्या कितना होगा, 8 टेट्राहेड्रल 4 ऑक्टाहेड्रल, टोटल कितना हो जाएगा 12। फाइनली शॉर्ट में देख लें, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके बराबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किसके बराबर होगा, 2 गुणे ऑक्टाहेड्रल वॉइड या 2 गुणे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सबको। तो फाइनली बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।